आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज दरें घटाने पर कोई फैसला नहीं हुआ। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने इकोनॉमी की अच्छी तस्वीर जरूर पेश की है, लेकिन आने वाले दिनों में महंगाई के खतरे को लेकर भी सतर्क कर दिया है। महंगाई पर कंट्रोल करना आरबीआई के टॉप एजेंडे में है। शायद इसलिए आरबीआई फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इकोनॉमी स्थिर है, मजबूत है और फेड रेट कट कर रहा है, तो फिर आरबीआई क्यों हिचकिचा रहा है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आइए सबसे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। अमेरिका और चीन के सेंट्रल बैंक्स ने भले ही ब्याज दरों में कटौती का तोहफा दे दिया हो, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मूड कुछ और ही है। जियोपॉलिटिकल तनाव को देखते हुए आरबीआई सतर्क है और संभलकर कदम आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, इसे 6.5% पर बरकरार रखा है। हालांकि आरबीआई ने इस बार मॉनेटरी पॉलिसी का रुख बदलकर न्यूट्रल कर दिया है। आरबीआई ने FY25 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.2% पर कायम रखा है, लेकिन दूसरी तिमाही के ग्रोथ अनुमान 7.2% से घटाकर 7% कर दिया है, जबकि तीसरी तिमाही के लिए इसे 7.3% से बढ़ाकर 7.4% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को इकोनॉमी स्थिर और मजबूत दिख रही है। The Indian economy presents a picture of stability and strength. The balance between inflation and growth is well poised. India's growth story remains intact. Inflation is on a declining path, although we still have a distance to cover. पिछले काफी समय से आरबीआई का फोकस महंगाई को कंट्रोल करने पर रहा है। फिलहाल महंगाई कंट्रोल में है और आरबीआई के 6% के लक्ष्य के काफी नीचे है। वैसे तो आरबीआई गवर्नर ने FY25 के लिए रिटेल महंगाई का अनुमान 4.5% पर कायम रखा है, लेकिन आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ने का अंदेशा है। The CPI print for the month of September is expected to see a big jump due to unfavorable base effects and pick up in food price momentum. And this would be caused by the lingering effects of a shortfall in production of onion, potato and chana dal, that is gram, in 2023-24, among other factors. Unexpected weather events and worsening geopolitical conflicts continue as major upside risks to inflation. आरबीआई गवर्नर ने कई मोर्चों पर इकोनॉमी की स्थिति अच्छी बताई। उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल सेक्टर में इकोनॉमी में मजबूती के संकेत मिल रहे हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन हो रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार नए शिखर छू रहा है और विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा बढ़ रहा है। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती बरकरार है, लेकिन उन्हें एनबीएफसीज के कामकाज को लेकर चिंता है। उन्होंने कहा कि कई एनबीएफसीज बहुत ज्यादा ब्याज वसूल रहे हैं। ऊंची लागत एनबीएफसीज की स्थिरता के लिए रिस्क है। उन्होंने एनबीएफसीज को मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करने की सलाह दी। साथ ही हालात नहीं सुधरने पर कड़े एक्शन की चेतावनी भी दे दी है। It is important that NBFCs, including MFIs and housing finance companies, follow sustainable business goals, a compliance-first culture, a strong risk management framework, a strict adherence to fair practices code, and a sincere approach to customer grievances. The Reserve Bank is closely monitoring these areas and will not hesitate to take appropriate action if necessary. आरबीआई ओवरऑल इकोनॉमी की स्थिति अच्छी पेश कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर को लेकर वो फिक्रमंद है, क्योंकि उसे कंट्रोल करना अपने हाथ में नहीं है। ऐसे में रेट कटौती करने के लिए वो कितना इंतजार करेगा और रेट को बरकरार रखना सही फैसला है। बिल्कुल, जो बातें हमारे काबू में हैं वो काबू में है, जो बातें हमारे काबू में नहीं हैं
उसको लेके अंदेशा या फिर चिंता जाहिर सी बात है। मिडिल ईस्ट में जिस तरह का तनाव दिख रहा है, बार बार वहाँ पे संघर्ष बढ़ता दिख रहा है, तो ऐसे में आरबीआई जाहिर तौर पर सतर्क होकर कदम उठाएगा ही उठाएगा। लेकिन जो तस्वीर अर्थव्यवस्था की आरबीआई ने पेश की है, उससे कई सारे लोगों की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा जग गई हैं। स्टांस को चेंज किया गया, ब्याज दरें घटने की एक उम्मीद यहाँ पे जग गई है। लेकिन अब सवाल सबके मन में ये है कि ब्याज दरें कितनी घटेंगी, कब घटेंगी, ये बदले हुए स्टांस का मतलब क्या होगा। आज के चर्चा में इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कई सारे खास मेहमान। क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी साहब हैं, यूको बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ आर.के. टक्कर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट एमएस उन्नीकृष्णन, मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम और बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत डीके जोशी सर आपसे मैं करना चाहूँगा कि जिस तरीके की तस्वीर आरबीआई ने पेश की है अर्थव्यवस्था को लेकर के, आपको लगता है कि अब कोई इफ एंड बट नहीं बचता है, आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम ब्याज दरों में कटौती देख सकते हैं? देखिए, जो आज आरबीआई ने कदम उठाया है स्टांस को चेंज करने का, अभी तक उनका स्टांस था टाइटनिंग की तरफ बायस था उसका, अब उन्होंने उसको न्यूट्रल कर दिया है। न्यूट्रल का मतलब है वो दे कैन मूव आइदर वे, बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। पर जो उन्होंने मैसेज दिया है कि महंगाई की दर नीचे की तरफ जाएगी, इवन अगले साल के लिए उन्होंने महंगाई की दर 4.1% रखी है, तो एक तरह से महंगाई उनके टारगेट की तरफ अलाइन होती हुई नजर आ रही है। अगर कोई रिस्क पैदा नहीं होता फूड इन्फ्लेशन के लिए और ज़्यादा और ग्लोबल फैक्टर्स कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कमोडिटी प्राइसेस को पुश नहीं करते हैं या तेल के दामों को नहीं बढ़ाते हैं, तो एक रेट कट आपको अब दिखाई देगा दिसंबर में। हमारा ये मानना है, बेस केस हमारा यह है कि अब हम रेट कट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कितने रेट कट होंगे वो इस पे निर्भर करेगा कि इकोनॉमी की क्या स्थिति है। और अभी जो उनकी प्रोजेक्शन है वो ये है कि इकोनॉमी काफ़ी सशक्त रहेगी, अगले साल के लिए भी 7.1% के आसपास ग्रोथ बता रहे हैं। तो इस अगर ग्रोथ स्ट्रांग रहती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से या बहुत ज़्यादा रेट कट नहीं होगा, एक हम देखेंगे शैलो रेट कट साइकिल आगे होगा। हमारा मानना यह है कि इस साल 2 रेट कट की पॉसिबिलिटी है और उसके बाद में जैसे स्थिति उभर के आती है उस हिसाब से आरबीआई एक्शन लेगा। तो पहला रेट कट जोशी साहब आपके हिसाब से दिसंबर में शायद देखने को मिले? जी हाँ। तो इसमें एक और मार्केट क्या सोच रहा है, सुनील सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुब्रमण्यम साहब, क्या लगता है मार्केट भी यही मान के चल रहा है कि दिसंबर में हमें रेट कट देखने को मिलेगा या फिर नहीं, फरवरी तक इंतजार करना चाहिए? नहीं, फरवरी तक इंतजार करना चाहिए, यही मार्केट सोच रही है। इसलिए आपने आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी एंड में देखा। बिकॉज देखिए, फूड एक बात है और आरबीआई गवर्नर ने ही कहा कि अगले क्वार्टर की इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और उसके अगले क्वार्टर वाली डेटा में एक कटौती उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। मगर ये मॉनसून का जो उन्होंने सॉइल की मॉइस्चर और मॉनसून की डिस्ट्रीब्यूशन, मॉनसून की अमाउंट के ऊपर अच्छा याद दिया, मगर आप सबको पता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, नंबर 1। नंबर 2, तेल, अब तेल 80 तक छोड़कर वापस नीचे आया, अच्छी बात है, मगर विंटर का समय है और अगर वो जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण अगर तेल में और भी बढ़त होता है, फिर आरबीआई के हाथ बंधे हुए होंगे, क्योंकि क्रूड और फूड ये दोनों मिलाकर ही इन्फ्लेशन का मेन कंपोनेंट है। और डेटा जो आप स्क्रीन में दिखा रहे हैं, क्लियर दिख रहा है कि 4 के नीचे अभी तक इन्फ्लेशन उनको कटौती नहीं दिख रही है। अनलेस 4 के नीचे आ जाए तभी आप कॉन्फिडेंटली कह सकते कि एक रेट कट का माहौल बन सकता है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि रेट के बारे में 3 फीचर होते हैं। एक होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल, दूसरा होता है ग्रोथ को सपोर्ट करना। अब 7.2, 7.3 ग्रोथ में सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी कुछ फैक्टर्स है इंटरनेशनल इकोनॉमी में जिसके कारण ग्रोथ बढ़ सकती है। ये रेट के कारण ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है ये नहीं कह सकते। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग देश है वर्ल्ड में, इसलिए ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए रेट कट की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात होती है करेंसी मैनेजमेंट। अब अगर यूएस में ज्यादा रेट कट होता है तो करेंसी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई को भी मैच में रेट कट करने की शायद एक व्यवस्था बन सकती है। मगर 2 चीज याद में रखिए, जब फेड ने रेट हाइक किया, उन्होंने 550 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया और आरबीआई ने 250 बेसिस पॉइंट ही हाइक किया है। यानी जितना फेड ने बढ़ाया उतना आरबीआई ने नहीं बढ़ाया, तो जितना फेड गिरा रहा है
उतना हैंड इन हैंड गिराने की जरूरत नहीं पड़ती है, नंबर 1। सेकेंड बात यह है कि यूएस में भी अभी रिसेंट डेटा क्या कह रहा है कि उधर इकोनॉमिक थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। तो पहले यूएस के बारे में और 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट इसी साल में बात कर रहे थे, आज शायद और एक रेट कट ना हो, ये बात चल रही है। अगर यूएस में भी रेट कट नहीं हो रही है तो दबाव आरबीआई के ऊपर और रेट कट करने के नहीं होगा। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि दिसंबर में मुश्किल है रेट कट, यही मार्केट सोच रही है। शायद फरवरी के बाद जैसे मॉनसून की डेटा आएगी, तेल का भी दाम क्लियर होगा, शायद फरवरी में कंसिडर कर सकती है। MS उन्नीकृष्णन साहब, आपकी क्या राय है? इंडस्ट्री तो चाहेगी कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा रेट कट हो। Sorry, Lakshman, I was muted. My apologies. हमारा तो राय तो ये था कि अभी वक्त हेलो, you can hear me? Are you able to hear me? हाँ, आपकी आवाज आ रही, बताएं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हमारा आपकी आवाज आ रही, बताएं। अब इंडस्ट्री का राय से जरूर कटौती होना चाहिए और फरवरी तक रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी 50 बेस पॉइंट कम कर चुका है, चाइना में कर चुका है, एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट बैंक्स आर bereft of fund. There is only pressure right now, but credit offtake needed for the industry, इतना प्रेशर आने वाला है, unless you reduce it at least by 25 basis points by December and an additional 25 basis points by February. There are very large long gestation projects जैसे कि power projects, solar projects, chemical projects, cement, steel, ये सब 3-4 साल की जेस्टेशन पीरियड वाला प्रोजेक्ट है, जहाँ ऑर्डर दे देगा तो 3-4 साल के बाद में प्लान कमीशन होता है। उसके लिए ये आज का जो इंटरेस्ट रेट है उसके मुताबिक तो IRR बहुत कम रहेगा। तो हमारा जरूर ये विनती है आरबीआई से, इतना डरो मत, अच्छा रेंस हुआ है तो एग्रीकल्चर इज गोइंग टू बी ग्रोइंग and globally situation is under control. I mean, it is no more Ukraine war is going on for 2 years, geopolitical हम बोलते रहता है, and everyone knows what is going to happen in the Iran-Israel conflict also, and it is not going to be impacting beyond a level, because of which मेरा ख्याल से आरबीआई को एक बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए। दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट और फरवरी में भी मिलके कम से कम आधा प्रतिशत का कमी करना ही चाहिए, क्योंकि अभी हमको इन्वेस्टमेंट अभी चालू करने का है। यू कैन ऑल्सो सी द इलेक्शन रिजल्ट व्हिच हैज हैपेंड इन वन ऑफ द स्टेट्स as to what is kind of continuity expectation from the government going to be. So we need to be investing a lot more if you want to create jobs. फैक्ट्री तो चालू करना पड़ेगा, नए फैक्ट्री आना पड़ेगा, उसके लिए तो ये ब्याज पे तो नहीं चलने वाला है। So that is something which we are expecting that it will have to come down. That's our opinion. लेकिन उन्नीकृष्णन साहब, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपनी स्पीच में जिस तरह की बातें कहीं कि कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, इस वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई उल्टा असर पड़ रहा है। इस बात के उनको कोई प्रमाण नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो अपने डेटा लेकर के जा रहे हैं, तो उस डेटा के आधार पर ये उनका एनालिसिस ये कहता है। खैर, लेकिन इंटरेस्ट रेट कटने के संकेत यहाँ पर मिल गए हैं। ए.के. भट्टाचार्य सर, आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि ब्याज दरें कटेंगी, लगभग तय है, कितनी कटेंगी अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये ब्याज दरें कटना नहीं कटना, उससे कहीं बड़ी बात ये नहीं है कि आरबीआई ने अपने स्टांस को चेंज कर दिया है? आपने सही कहा, जो उन्होंने स्टैंस को बदला है वो एक तात्पर्यपूर्ण बात है, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर स्टैंस को न बदलने के पहले वो रेट कट का कोई स्कोप नहीं था। अब जो उन्होंने स्टैंस को बदला है वो एक इंडिकेशन या सिग्नल दे रहा है कि वो रेट कट की ओर जा रहा है। पर ये स्टैंस को बदलने का मतलब ये नहीं है कि रेट कट दिसंबर में ही होगा। स्टैंस बदलने का अर्थ ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस वक्त ये देखेगी कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ का जो इक्वेशन जो है वो किस तरह से रेट कट की आगे तरफ जाता है, उसके अगेंस्ट में जाता है। अगर मान लीजिए उनकी जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस अगर ग्रोथ की 7.1-7.2% है, तो
मैं ये सवाल उठेगा कि रेट कट इसी वक्त करना चाहिए और थोड़ी देर बाद देखना चाहिए, या इन्फ्लेशन रेट जो है अभी भी 4.5% इस साल का कह रहे हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन फर्स्ट क्वार्टर का प्रोजेक्शन है 4.2 और 4.1। अगर आप, जैसे आपने भी कहा कि जियोपॉलिटिकल तनाव जो है और बाकी जो वैश्विक स्थिति जो है एक उसको देखते हुए मुझे लगता है कि स्टैंस को बदलना एक स्टेप फॉरवर्ड है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दिसंबर में ही इसका रेट कट होगा। ये भी हो सकता है कि दिसंबर में वो और भी चीज देखें, इन्फ्लेशन का रुख देखें और ग्रोथ की पोटेंशियल या ग्रोथ की प्रॉमिस देखें, उसको देखकर दिसंबर में एक नया एक तय किया जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि ये रेट कट का एकदम स्थिर नहीं है, पर हाँ रेट कट की और हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस तरफ ज़्यादा बेहतर तरीके से शायद कोई बैंकर ही बता सकते हैं। तो हमारे साथ यूको बैंक के फॉर्मर सीएमडी जुड़े हुए हैं, आरके टक्कर साहब। टक्कर साहब, इंस्टांस को चेंज करना, इसको एक बैंकर होने के नाते आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, जो आरबीआई ने इस बार स्टैंस चेंज किया है विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से न्यूट्रल स्टैंड, तो जैसे और प्रवक्ता ने बताया, ये एक इंडिकेशन देता है कि आरबीआई अब कॉल ले सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो रिड्यूस करेंगे, बट एक स्टेप है कि कॉल की फ्यूचर में टेक इनटू काउंट जो क्या पोजीशन है। क्योंकि देखिए, आरबीआई का मेन फंक्शन ही यही है और उनका काम, मतलब वो अच्छी तरह निभा भी रहे हैं कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को बैलेंस करना। अभी जो आंकड़े आए हैं, आंकड़ों के हिसाब से इन्फ्लेशन उनके जो कंफर्ट लेवल में है। ऑल्दो गवर्नर साहब ने जो फूड इन्फ्लेशन के ऊपर जरूर अपना वो एक सीरियसनेस बताई कि शायद कल को वो कहीं ऊपर न चली जाए। और रही ग्रोथ की, ग्रोथ अभी तो अगर हम बाकी वर्ल्ड से कंपेयर करें तो हमारी ये ग्रोथ रेट एक वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड। और अभी वो जो मोमेंटम था, ऑल्दो थोड़ा सा सॉफ्टन होगी ग्रोथ, बट स्टिल इट इज सस्टेन्ड और वो ग्रोथ कंटिन्यू करेगी। अब जो ये इंडिकेशन जो मिल रहे हैं, वेदर की ये रेट कट दिसंबर में होगा या उसके बाद होगा, मैं ये समझता हूं कि शायद ये जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, आई थिंक वो थोड़ा सा एक कॉज ऑफ कंसर्न है। ऑल्दो इट नॉट वेरी सीरियस, बट आगे क्या डेवलपमेंट हो सकती हैं ये किसी को मालूम नहीं है। अनलेस कुछ और फर्दर सीरियस थिंग्स हैपन इन द प्रेजेंट, अगर हम स्टेट ऑफ अफेयर लेके चलते हैं, फिर तो शायद दिसंबर के अंदर कट आना चाहिए। अदरवाइज दिसंबर में नहीं आया तो फिर फरवरी में। लेकिन इस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले रेट कट जरूर आएगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, मैं ये कहूंगा। बिल्कुल, आपने काफ़ी हेज करके बोला कि इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक रेट कट ज़रूर आएगा। डीके जोशी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, चूँकि आप मैक्रो इकोनॉमी पे काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं, इंस्टांस का चेंज किया जाना क्या आपके लिए सरप्राइज़ था? और दूसरा कि इंस्टांस चेंज करने के बाद लोगों के मन में उम्मीद जग गई है कि इंटरेस्ट रेट तो कम होगा ही जो होगा, लेकिन जिस तरीके के जियो पॉलिटिकल टेंशन है, ऐसे में ये मान बैठना कितना सही होगा? देखिए, जहाँ तक स्टांस चेंज का है, हमारा मानना ये था कि स्टांस अब वो चेंज करेंगे, क्योंकि आप अगर देखें महंगाई की दर भी पिछले 2 क्वार्टर्स, जुलाई अगस्त का, इस क्वार्टर का जो नंबर हमारे पास है सेकंड क्वार्टर का, उसके और उससे पिछले वाले क्वार्टर में जो इन्फ्लेशन आई है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे आई है। ऑल्दो वो थोड़ा बेस इफेक्ट भी था उसमें, पर एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मॉनसून अच्छे होने के कारण एक उम्मीद जगी है कि फूड इन्फ्लेशन अब नीचे की तरफ आएगी। और फूड इन्फ्लेशन ही मेन विलेन है। अगर आप फूड इन्फ्लेशन को निकाल दें तो हमारी बाकी की जो चीज़ें बचती हैं उनमें सिर्फ 2.3 इन्फ्लेशन रही है इस साल, पहले 5 महीनों में। तो बहुत ही बिनाइन नॉन फूड इन्फ्लेशन सिनेरियो है। अब उसके लिए रिस्क ऑब्वियसली है, अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वर्सन होती है तो और कच्चे तेल के दाम और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, तो फिर आरबीआई नेचुरली उसको भी मद्देनज़र रखेगा अपना डिसीजन लेने से पहले। पर अभी बेस केस में हमारा मानना यह है कि क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी भी स्लो डाउन कर रही है, चाइना भी को भी स्टिमुलस देने की आवश्यकता पड़ रही है, और यूएस इकोनॉमी भी अगले साल 1.8% पे रहेगी, जो कि इस साल के 2.7% की उम्मीद से कहीं नीचे है।
तो एक तरह से धीमापन तो आ रहा है, उससे जो असर पड़ता है कमोडिटीज में, कच्चे तेल में, वो ये है कि नीचे की तरफ उसको खींचता है, पर जियोपॉलिटिकल टेंशन उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो एक तरह से जो कमोडिटी प्राइसेस और कच्चा तेल है, उसके दाम उन दोनों के बीच में झूल रहे हैं। जैसा कि आपने पिछले कुछ दिनों में देखा, कच्चे तेल के दाम 70 पे आ गए थे और फिर अब दोबारा 80 की तरफ आ गए। तो ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट, टेंशन का इम्पैक्ट है। ये फंडामेंटल्स, जो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स, ग्लोबल इकोनॉमी के, उसका इम्पैक्ट नहीं है। तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि हमारा दिसंबर की जो कॉल है वो इस पे बेस्ड है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो नीचे आएगा। हाँ, अगर कोई क्लाइमेटिक रिस्क जिसको कि प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो फूड इन्फ्लेशन पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, और फूड इन्फ्लेशन बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और उसको फोरकास्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो एक तरह से इसीलिए जो पॉलिसी है वो डेटा ड्रिवन रहेगी। किस तरह का रुझान आता है फूड इन्फ्लेशन में, कोई ड्यूरेबल रिडक्शन की तरफ आता है कि नहीं, उस पर निर्भर करेगा कि वो कितना रेट कट होगा और कब होगा। अगर जो वो फोरकास्ट कर रहे हैं अभी अगर उसी डायरेक्शन में गए, तो मुझे लगता है कि एक रेट कट दिसंबर में दिखाई देगा। जोशी साहब, फूड इन्फ्लेशन को लेके आप अभी भी मुझे लगता है बहुत आश्वस्त नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके के मॉनसून के फिगर आए हैं, बेहतर रिकॉर्ड प्रोडक्शन के आंकड़े आए हैं, तो जाहिर तौर पे ये सारी चीज़ें फूड इन्फ्लेशन को काबू में करेंगी। कुछ जो पेरिशेबल आइटम्स हैं या फिर तात्कालिक जो मौसमी सब्जियां होती हैं, उनका बढ़ जाना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन को लेकर तो मुझे लगता है कि बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मोटे अनाज हैं, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन में जो भागीदारी निभाते हैं, प्रोडक्शन पर्याप्त है, हमारे पास भंडार पर्याप्त है, और गवर्नमेंट खुद इंटरफेयर करती है मार्केट में, तो वो उसको लेके फिर भी आप कंसर्न क्यों दिख रहे हैं? नहीं, उसका कारण ये है कि देखिए, फूड इन्फ्लेशन जो उस पर असर हो रहा है वो एक क्लाइमेट चेंज का भी असर दिखाई दे रहा है। और क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हुआ है, पिछले कुछ सालों में जो मॉनसून का पैटर्न है वो चेंज हो गया है, और उसके साथ साथ आप ऑल्टरनेट हीट वेव्स और ये सब चीज़ें आनी शुरू हो गई जो पहले नहीं आती थी। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो लॉज ऑफ नेचर को ओबे करता है। मतलब आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं है कि जो आप फैक्ट्री के अंदर कर लें। तो जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे रिस्क बना रहता है, और इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। और पहले भी हमने देखा है कि अगर आप 4% पे महंगाई की दर लाना चाहते हैं तो फूड इन्फ्लेशन करीब 2.5 और 3% के आसपास रहे, तब वो पैरामीटर आप अचीव कर पाते हैं। तो मैं इसीलिए चिंतित इसलिए हूँ क्योंकि क्लाइमेट को प्रिडिक्ट कर पाना डिफिकल्ट है। पिछले साल हमने देखा कि क्लाइमेट रिस्क एक यहाँ पर है, क्लाइमेट रिस्क कि देखा कि जो वेजिटेबल प्राइसेस, फूड प्राइसेस जो नीचे आते हैं विंटर मंथ्स में, वो नहीं हुए, एकदम फ्लैट ही रहे प्राइसेस। तो इस साल उम्मीद ये है कि विंटर मंथ्स में नीचे आएंगे, पर कोई भी इसको डायरेक्टली मतलब प्रिसाइजली प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। और इसमें क्योंकि क्लाइमेट चेंज का भी असर आना शुरू हो गया, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा जटिल इशू हो गया है कि फूड इन्फ्लेशन कहाँ पे सेटल करेगी। बिल्कुल समझ ए.के. भट्टाचार्य साहब, इस पूरे बातचीत में रिजर्व बैंक गवर्नर के स्पीच को आप देखें तो मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा चिंता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिडिल ईस्ट के टेंशन को लेकर जताई जा रही है, उतनी चिंता उनके स्पीच में नहीं दिखी। ऐसा लगा है कि महंगाई को लेकर वो मान के चलने के मोटा मोटी महंगाई काबू में है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा इनको तंग नहीं करने वाली है। नहीं, ये आपकी बात सही है कि उनके स्टेटमेंट में ये बात नहीं उभरी है, पर मैं ये नहीं मानता कि वो जियोपॉलिटिकल तनाव से जो इम्पैक्ट प्राइस लाइन में या इन्फ्लेशन में हो सकता है वो उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर आपकी उनकी जो इन्फ्लेशन जो फोरकास्ट उन्होंने किया है या ग्रोथ की जो चैलेंजेस जो बात की है उन्होंने, उसके बारे में अगर ठीक तरह से आप अंदर बारीकी से देखें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पूरी तरह से जो पश्चिमी एशियाई में जो जियोपॉलिटिकल तनाव जो बढ़ रहे हैं वो उसके ऊपर तेलों के दाम के ऊपर उन्होंने चिंता ज़्यादा उन्होंने शायद नहीं किया, पर मैं मानता हूँ कि उनकी असेसमेंट में ये बात ज़रूर रही होगी। पर जो फूड इन्फ्लेशन की जो बात हम कर रहे थे, मेरा मानना यह है कि जब तक न हम
फूड इन्फ्लेशन जो हमारी ओवरऑल इन्फ्लेशन में जो फूड का जो इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट 46% वेटेज दिया जाता है। अगर हम 46% वेटेज को थोड़ा घटा ले, क्योंकि हमारी जो एवरेज डोमेस्टिक कंजम्पशन रेट जो है वो मेरे ख्याल से उतनी ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप कंजम्पशन डेटा से देखेंगे तो अगर इंडेक्स की अगर प्रॉपर एक वेटेज रिव्यू हो तो मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये एक उनके रेट मैनेजमेंट में या मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट में उनकी सहायक होगी, क्योंकि इस वक्त 46% वेटेज होना, मैं मानता हूं कि हमारी जो फूड बास्केट की जो वेटेज है इन्फ्लेशन रेट में वो थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, ये थोड़ा कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए वो विशेषज्ञ बताएंगे, पर ये इस वक्त 46% ज्यादा लगता है। तो अगर आप फूड इन्फ्लेशन कितनी तरह से हमारी इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करती है एंड उसके जरिए मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट के लिए एक चैलेंज बन सकती है, मैं समझता हूं उसके लिए उसका सहज उपाय और एक उत्तर यही होगा कि इन्फ्लेशन उसमें हम फूड का वेटेज कितना रखें, थोड़ा घटाएं कि नहीं, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत चिंता या चर्चा हो। मुझे लगता है कि भट्टाचार्य साहब ये बहुत ही आपने वैलिड पॉइंट उठाया है, चूंकि कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीने पहले की जहाँ तक कि मुझे याद है कि नीति आयोग ने भी एक रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में बताया था कि किस तरीके से पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग खाने पीने पे जो खर्च कर रहे हैं वो उनके कुल खर्च का आधे से भी कम हो रहा है। और उसके पीछे अलग अलग दलीलें दी गई थी। उस टाइम नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन थे उन्होंने कहा भी था कि एक बार रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है कि फूड इन्फ्लेशन बास्केट को किस तरह से उसके वेटेज में बदलाव किया जाए। मुझे लगता है कि एक मुद्दा है जिस पे लोगों को जरूर गौर करना चाहिए, जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के हैं या फिर रिजर्व बैंक के हैं। बाकी गेस्ट के पास जाऊंगा, लेकिन इस पे चूंकि काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक छोटा सा कमेंट डीके जोशी साहब आपका चाहूंगा मैं। देखिए, भट्टाचार्य साहब ने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जैसे जैसे आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, फूड का आप उस खाने की वस्तुओं पे उतना ही कम प्रोपोर्शन स्पेंड करते हैं, जिससे कि उसका वेट कम होता जाता है। और हमारे पास जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे आया है 22-23 का, उसको देख के भी यही लगता है कि जो फूड का वेट है वो थोड़ा कम हुआ है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है पर कम हुआ है। तो उससे ये होगा कि जो फूड इन्फ्लेशन की जो क्षमता है ओवरऑल इन्फ्लेशन को स्वे करने की, वो कम हो जाएगी। और आरबीआई देखिए, फूड इन्फ्लेशन को इतना ज़्यादा वेट है, इसको इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो फूड से बनती है। आप खाने पीने की वस्तुओं को रोज़ खरीदते हैं, आप दूसरे दिन खरीदते हैं। अगर कार के दाम बढ़ रहे हैं तो आप में भी 5 साल में एक बार खरीदते हैं, उससे एक्सपेक्टेशन उतनी ही बढ़ती। तो आरबीआई के लिए फूड इन्फ्लेशन काबू में रखना ज़रूरी है, उसको नीचे नहीं ला सकते, पर वो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी टाइट रखते हैं कि उसका असर दूसरे जो नॉन फूड सेक्टर्स हैं उनमें ना जाए, ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, एक तरह से जनरलाइज्ड हाई इन्फ्लेशन। हालांकि भट्टाचार्य जी ने एक अलग ही भट्टाचार्य जी ने एक अलग फार्मूला ही बता दिया कि आप इन चक्रों में क्यों पड़ रहे हैं, आप फूड का वेटेज ही घटा दीजिए, क्योंकि कंजम्पशन कम हो रहा है तो आपकी सारी समस्या की जड़ वहीं से खत्म हो जाएगी। खैर, ये अलग डिबेट है, इस पर हम लोग अलग से चर्चा करें कभी। सुनील सुब्रमण्यम साहब, अब एक मुद्दा है ग्रोथ फॉरकास्ट को लेकर के। रिजर्व बैंक हमेशा से फॉरकास्ट के मामले में कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़कर अनुमान देता रहा है और ऐसा रहा है कि अनुमान सही भी रहा है। दूसरे फॉरकास्ट करने वाली एजेंसियां रिजर्व बैंक को फॉलो करने लग गई हैं। लेकिन इस बार का जो फॉरकास्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ का, इसको आप कैसे देख रहे हैं, कितना फिजिबल दिख रहा है आपको? देखिए, फिजिबिलिटी पे थोड़ी डाउट ऑन द टॉप लाइन दिख रही है, क्योंकि उन्होंने अपने स्पीच में मैन्युफैक्चरिंग का स्लो डाउन की बात भी की और कंजम्पशन की भी के शेप रिकवरी से एक फुल वी शेप रिकवरी अभी सामने नहीं दिख रही है। मगर फिर भी उन्होंने अब शायद इसीलिए ग्रोथ फोरकास्ट को नीचे नहीं किया, क्योंकि दो चीज है। एक, अब तक एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत वीक रहा है। अब मॉनसून अच्छी है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर आ जाएगा तो वो आपके हाथ देगी। मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी गिरेगी, आईआईपी के नंबर भी नीचे आ रहे हैं थोड़े, मगर शायद एग्रीकल्चर स्टेप अप करके ओवरऑल ग्रोथ को एक सपोर्ट देगा। वो एक सोच आरबीआई गवर्नर के मन में होगी। सेकेंड बात ये है कि ये फेस्टिवल सीजन है तो आपको एक कंजम्पशन की बूस्ट भी आ सकती है। शायद ये दोनों फैक्टर उन्होंने मन में रखते हुए अपना प्रीवियस ग्रोथ का फोरकास्ट कायम रखा। दो डेटा देखें तो शायद 7.1 से 7 तक गिराना शायद लग रहा था लोगों को, पर फिर भी उन्होंने अपने विजडम में ये नहीं किया। और ये मेरा मानना है कि ये दोनों चीज है कि
इस क्वार्टर अगले क्वार्टर्स में एग्रीकल्चर और हाथ देगा जीडीपी ग्रोथ को, और दूसरी बात फेस्टिवल सीजन में एक लो एंड कंजम्पशन जो रूरल साइड से आती है, जो मानसून से वो भी रूरल डिमांड भी पिकअप हो सकता है। शायद इन्होंने ये सीजनल फैक्टर्स को फैक्टर करके अपना ग्रोथ का प्रोजेक्शन को कायम रखा। आने वाले दिन बताएंगे कि कितने सही और गलत, बट अब तक वो ज्यादातर सही रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि उनके डेटा को ज्यादा डाउट नहीं करना चाहिए। जो भी डाउट्स हमारे मन में है हम उसके एक्सप्लेनेशन सीखें, मगर उनके पास ढेर सारा डेटा है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन डेटा की बात छोड़ दें तो जो व्यवहारिक में प्रैक्टिकल में इंडस्ट्री क्या एक्सपीरियंस कर रही है, MS उन्नीकृष्णन साहब, क्या लग रहा है कि जो आधार पे ग्रोथ फोरकास्ट बेहतर किया जा रहा है, इंडस्ट्री उस तरह के ग्रोथ को एक्सपीरियंस कर रही है? स्लाइड स्लो डाउन हुआ था, बट आगे जाके आप हर एक सेक्टर में तो ग्रोथ नहीं होगा, बट कोर सेक्टर में जरूर ग्रोथ नजर आ रहे हैं। पर इंटरनेशनल डिफिकल्टीज हमको फेस होने वाला है। जो जियोपॉलिटिकल के बारे में बात किया, वही एक एरिया में हमारा वरी है। डोमेस्टिक कंजम्पशन ओरिएंटेशन में हमारा उतना ज्यादा वरी नहीं है। और जैसे अभी साहब ने पहले बोला कि आरबीआई के पास जो डेटा है, आप अगर उनका जो स्पीच में से दो सेंटेंस को इधर लेके आ जाएगा, तो एक तो उन्होंने बोला कि ईजिंग ऑफ द साइकिल स्टार्टेड, मतलब so much of data, RBI governor were to say that the easing of the cycle has already started. और दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि inflation force has been brought back into the stable, and it's not made as a comment by some junior persons, by the Reserve Bank of India governor, who rated as the best central bank governor in the world. If we were to say that way, I would say that there is sufficient data available. जो तरीके से आपने अभी मेरे से पूछा कि आज का दिन में जो बड़े बड़े कंपनियां, उनके जो कोर सेक्टर में उनका ऑर्डर सब ऑर्डर बुक फुल है, तो अगले एक साल के लिए एग्जीक्यूशन का ही वरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैश विल बी अ वरी। दैट इज व्हाई थोड़ा वरी है उसके अंदर कि बैंक्स एबिलिटी टू बी हैविंग मनी बीइंग लेंट, नॉट टर्म शीट साइन, डिसबर्सिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू ऑल्सो रिमेंबर व्हाट द फाइनेंस मिनिस्टर स्पोकन अबाउट, banks should mop up capital now. They should be able to attract deposits. It's something which is done. So there, I also am agreeing with all of you that अगर आप इसको 0.5% कम करेंगे, immediate transmission करना होगा, then there will be some difficulty related to mopping up of deposits also. So that is one point. Though I am on the other side as an industry man who are asking for a reduction, we need to ensure that there is enough of mop up going to happen also. There is a क्रिटिकल सिचुएशन। एंड दूसरा एक चीज ऐसा है कि फूड के बारे में मैं इतना सालों से बात करते आया है कि देखो ऐसा है, व्हाई हैविंग एन इंटरेस्ट रेट कंट्रोल डन, यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल द फूड प्राइसेस फॉर वेजिटेबल्स, और अनाज का कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्योंकि आई वुड ऑलवेज टेक द फूड इन्फ्लेशन इन टू एरियाज, अनाज और इक्वल टू ग्रेन्स देयर इज वन इन्फ्लेशन, सेकंड इज वेजिटेबल्स. There is no way the Reserve Bank of India or banking system in this country is going to be controlling the rates of vegetables in this country. And grains are not totally controlled by Food Corporation of India. There is a buffer available, and every time we waste that money also, which is getting invested over there. So मेरे ख्याल से I am totally with my colleague who spoke over here कि उसको ज़्यादा इतना percentage भाव ना दे. Please, that is something which we are unnecessarily giving too much importance for inflation for RBI rates. I'm sorry, you need to be looking at investment in the country, and in that, it's a tough situation for India right now. Let's be very honest about that. The way things are happening in the largest two economies of the world, America, which is almost equal to maybe 25% of the global economy today, China, which is nearing to maybe 18-19% of the economy, both of them are supporting their industry right now. And India has got to support the industry. There is no other choice for you. And I would certainly recommend that, considering बिल्कुल टक्कर, yeah, we will have to. I mean, I'm cautioning that we have to बात reduce. खत्म करें।
बिल्कुल। आर के टक्कर साहब, जो तस्वीर यहाँ पे पेश की गई है, इसमें ये था ग्रोथ फॉरकास्ट को लेके कितना ज़्यादा इंडस्ट्री आशान्वित है, जो आंकड़े दिए गए हैं वो कितना संभव है। तो लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी। एक राय ये भी कहा जाता था कि जो ब्याज दरों में कटौती नहीं की गई है उसके पीछे की वजह यह है कि ग्रोथ तो ठीक ठाक चल ही रहा है। आपका क्या मानना है कि अगर ब्याज दरें में कटौती की जाए तो ये जो ग्रोथ फॉरकास्ट है या फिर इंडस्ट्री की जो मौजूदा रफ्तार है और ज़्यादा बेहतर हो पाएगी? हाँ, देखिए, अभी जैसे गवर्नर साहब ने भी अपने स्टेटमेंट में बोला कि जो ग्रोथ है हमारी, वो ब्याज दरें इतनी ज़्यादा नहीं है कि उससे ग्रोथ को इफेक्ट करे। लेकिन अगर हम ब्याज दरें कम होती हैं तो एक स्टिमुलस जरूर मिलता है एक इंडस्ट्री को, इन द सेंस कि उनको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का इंसेंटिव मिलता है। अभी जो हमने पीछे देखा है, जो क्रेडिट ग्रोथ हुई है ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो ज्यादा कंज्यूमर फाइनेंस या रिटेल जिसे हम बोलते हैं पर्सनल लोन सेगमेंट में ज्यादा है एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में जो जब तक फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं रहेगी। और अभी जो ग्रोथ हो रही है इवन इन द इंडस्ट्री में, इट इज मोर इन द सर्विसेज सेक्टर। तो अगर हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या जिसको हम कोर सेक्टर कहते हैं, उसमें ग्रोथ लाने के लिए एक ब्याज का एक इम्पोर्टेंस होती है जरूर। और जब ब्याज दरें कम आएंगी तो मेरा मानना है कि जो उसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी और उससे जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है और ओवरऑल जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो उसमें सहायक रहेगी। तो उम्मीद ये की जाती है कि लॉन्ग टर्म में एक इंडस्ट्री को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक अच्छा एक रहेगा कि अगर ब्याज दरें कम हो जाए। भट्टाचार्य साहब, जब भी हम लोग ब्याज दरों की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो एक कंसर्न जो जताया जाता है कि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है, मेरा सवाल आपसे है कि सिर्फ हम लोग क्रूड ऑयल प्राइसेस तक इसको क्यों देखें? इस टेंशन की वजह से एक्सपोर्ट सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। एक्सपोर्ट सेक्टर प्रभावित होता है तो आपके घरेलू सेक्टर में उससे जुड़ी हुई कई सारे एंसिलरीज यूनिट हैं वो प्रभावित होती हैं। तो क्या ये फैक्टर पूरे ओवरऑल ग्रोथ को, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी? देखिए, ये बात तो सही है कि अगर मान लीजिए अगर आप ऑयल के दाम अगर बढ़ जाते हैं और जो हमारी ये डोमेस्टिक वैल्यू चेन में हमारी जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस उसमें हानि पहुंचती है, वो ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ की गति के ऊपर, वृद्धि दर की गति के ऊपर वो बाधा पहुंचाती है। तो मेरे ख्याल से इसलिए जब इन्फ्लेशन बढ़ने की एक आशंका रहती है तो ग्रोथ के ऊपर एक कर्व्स आती है, एक उसके लिए डर होता है। पर मैं आपको एक चीज की और आपकी दृष्टि आकर्षित करूंगा कि जो गवर्नर साहब जो हैं वो एक इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं और पिछले कई उनके जो समीक्षा में उन्होंने इन्फ्लेशन को एक हाथी के साथ उन्होंने उनका कल्पना किया था। पर इस बार उन्होंने वो हाथी का कल्पना छोड़कर इस बार घोड़े का कल्पना किया है। तो मुझे ये लग रहा है कि उसमें क्या है कि वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो इन्फ्लेशन हाथी की तरह ना व्यवहार करके घोड़े की तरह व्यवहार कर सकता है, क्योंकि घोड़े में जो स्पीड है, जिस तरह से वो अगर अपने घोड़े के आसाबल में अगर वो निकल जाए तो जिस तरह से प्राइस रिस्क सकती हैं, एलिफेंट के आने से उतना नहीं होता है क्योंकि एलिफेंट की गति कम होती है। तो मुझे ये लग रहा है कि गवर्नर साहब का असेसमेंट ये है कि इन्फ्लेशन इस वक्त एक ऐसी स्थिति में है जो किस तरह कैसे जाए घोड़े की तरह, कैसी गति में, तो उसमें जरा वो चिंतित हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं कि उन्होंने ये इन्फ्लेशन की जो घोड़े की एक इमेजरी इस्तेमाल की है, बल्कि हाथी की इमेजरी, और इसीलिए उन्होंने सिर्फ स्टैंस बदला है और जो रेट कट की जो उनकी जो एक डिसीजन है क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, वो आगे के लिए वो स्थगित कर दिया गया है। तो आपने जो कहा कि इन्फ्लेशन कैसा है, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल तनाव जो है वो किस दिशा में मुड़ेगी, जाएगी, वो घोड़े की तरह कहां पे कैसी गति में जाएगी,
तो इसीलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त का समय यह है कि ग्रोथ मोमेंटम अभी भी 7.2% है। तो ऐसा भी नहीं है कि ग्रोथ पूरी बैठ गया है। अभी तो इन्फ्लेशन 4.5% का होगा इस साल का। तो और सितंबर की जो नंबर आएंगी उसमें शायद बेस इफेक्ट से आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ भी जाएगा। तो उस समय में इसीलिए उन्होंने सिर्फ स्टैंस बदला है, रेट कट की तरफ उन्होंने अपनी अगले डिसीजन बिल्कुल इसका जिक्र इन्होंने किया भी है। इसका जिक्र इन्होंने अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में किया भी है। लेकिन ये जो घोड़े की तस्वीर इन्होंने पेश की है, तो इस घोड़े पर काबू पाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ रिजर्व बैंक की है या फिर इधर भी नॉर्थ ब्लॉक की भी जिम्मेदारी कुछ बनती है? इस पे चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा और हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक ने जो तस्वीर पेश की है, ब्याज दरें घटाई तो नहीं, घटाने की उम्मीद ज़रूर जगा दी है, लेकिन कई सारी चिंताएं भी यहाँ पे निकल कर सामने आई। ये चिंताएं कितनी जायज़ है और कितनी उम्मीद रखनी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शुरुआत एक बार फिर से करेंगे डीके जोशी साहब आपसे कि हम लोगों ने महंगाई की बात कर ली, महंगाई के मोर्चे पर क्या चिंता थी इस पर डिटेल में चर्चा कर लिया। ग्रोथ की बात कर ली, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा, रिजर्व बैंक ने तस्वीर अच्छी पेश की है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि समय समय पर जो अलग अलग तरह के आंकड़े आते हैं जो कई बार लोगों को डरा देते हैं, जैसे कि ऑटो सेल्स की बिक्री के आंकड़े आते हैं गिर गए हैं, जो ऑटो डीलर हैं उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग बन गया है, जीएसटी के आंकड़े आ रहे हैं वो गिरते हुए दिख रहे हैं, आईपी के आंकड़े आ रहे हैं वो कई महीने के निचले स्तर पर पहुँच जाते हैं। तो ये आंकड़ों से कितने डरने की ज़रूरत है? जो आंकड़े हैं इनमें दो तरह की, जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा होता है इसमें एक तो सिग्नल होता है और एक नॉइज होती है। कभी कभी वो बेस इफेक्ट के कारण नीचे आ गया या किसी और, जैसे ऑटो सेक्टर में जो गिरावट आई है वो कुछ हद तक बेस इफेक्ट भी है, कुछ हद तक एक्चुअली डिमांड स्लो डाउन भी है ऑटो के लिए पर्टिकुलरली। तो ये आपको सिग्नल, उस डेटा से सिग्नल निकालना पड़ता है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। जो नॉइज होती है उसको आरबीआई बहुत मतलब उसको इग्नोर करता है। जैसे कि पिछले 2 महीनों में आपने देखा जो इन्फ्लेशन है, महंगाई की दर, हेडलाइन इन्फ्लेशन 3.6% एवरेज है, पर उसको आरबीआई ने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो एक तरह से नॉइज थी। वो एक पिछले साल इस समय वेजिटेबल्स के दाम बहुत बढ़ गए थे, टमाटर जुलाई में 250 रुपए किलो बिक रहा था, तो एक बेस इफेक्ट बहुत ऊपर था, उसके कारण वो नीचे आया। तो इसलिए आई थिंक जो आंकड़े आते हैं उनमें से आप बेस इफेक्ट को अलग करके, उसको नॉइज को हटा के उसके बाद जब देखते हैं तब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आती है। और क्योंकि आंकड़े बहुत तेजी से आ रहे हैं तो इसीलिए जो ट्रेंड आएगा आगे चलते हुए वो भी बदलता रहता है। तो इसलिए आरबीआई कहता है कि हम वी आर डेटा डिपेंडेंट। इसका मतलब जैसे इंफॉर्मेशन आएगी उसको प्रोसेस करेंगे, उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे। और उसका कारण ये है कि इतनी अनसर्टेनिटीज बनी हुई है तो डेटा में भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन इस समय दिखाई देती है। जहां तक आपने बात की ऑटो में, हाँ बिल्कुल धीमापन है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें कुछ और सेगमेंट्स जैसे कि स्टील है, सीमेंट है, उनमें वो धीमापन नहीं दिखाई दे रहा। उनके प्रोस्पेक्ट्स भी ज्यादा ब्राइट हैं क्योंकि जो सरकार खर्चा कर रही है, हाउसिंग सेक्टर बढ़ रहा है, उसका इमीडिएटली इम्पैक्ट स्टील सीमेंट पे पड़ता है। तो इस तरह से जो सिग्नल है उसको एक्सट्रैक्ट करना डेटा से, यही एक एनालिस्ट की खूबी होती है। और उसी हिसाब से आरबीआई उसको और लोगों से ज्यादा बेहतर कर सकता है क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन भी और लोगों से ज्यादा रहती है। डीके जोशी साहब की बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा भट्टाचार्य साहब आपसे। वो जिन आंकड़ों को इन्होंने जिक्र किया, साथ में उन्होंने एक और बात कही महत्वपूर्ण कि सरकार भी काफ़ी ज़्यादा खर्च करती है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार की तरफ से बजट में आवंटित किया गया और जिस तरीके से खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, 100 दिन में हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर इतने सारे खर्च किए गए, बाकी सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट पर खर्च कर रही है। तो आपको लगता है ये सब आने वाले दिनों में डिमांड को और ज़्यादा बढ़ाएंगी और ये एक नई मांग पैदा करेगी अर्थव्यवस्था में? भट्टाचार्य साहब। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से सरकार ने पिछले ये कोविड के बाद ही मैं कहूंगा, जिस तरह से उन्होंने जो एक्सपेंडिचर की जो गुणवत्ता जो है उसको बढ़ावा दिया है। इसका बढ़ावा देने का मतलब यह है कि एक्सपेंडिचर में जो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है
और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो मात्रा जो है पूरी एक्सपेंडिचर में ये बढ़ गई है, अब करीबन 3.1% जीडीपी की अब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर रही है। वो ऐसे इन्वेस्टमेंट से मैं मानता हूं कि इसमें डिमांड और थोड़े बहुत जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो जॉब्स की भी जो सुविधा हो सकती है वो होती है। तो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सरकार की एक्सपेंडिचर से डिमांड, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ में काफी एक बढ़ावा मिल रहा है। पर इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से उस एक्सपेंडिचर को हम जो किस तरह से उसको फाइनेंस कर रहे हैं। अगर हम ज्यादा उसको मार्केट में जाकर बोरोइंग कर रहे हैं, और उसमें भी हमने देखा है कि जिस तरह से फिस्कल डेफिसिट पिछले सालों में आस्ते आस्ते एक समय वो कोविड के टाइम में वो 9% के था, उसके बाद 6% आया, अब वो कर रहे हैं 4.9% में आने की उम्मीद रख रहे हैं। तो वो बोरोइंग भी आस्ते आस्ते घट रही है। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स जो आ रहे हैं, ये बोरोइंग और मॉनेटरी पॉलिसी की ऑपरेशन के लिए एक सहायक बन सकती है। तो सरकार की ओर से जो सवाल आपने उठाया था, कि सरकार की ओर से मैं देख रहा हूं कि एक्सपेंडिचर की क्वालिटी की इंप्रूवमेंट हो रही है, और बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स जो एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी वो भी घट रही है। तो उससे जो मार्केट में जो पैसा जो बचता है वो प्रोडक्टिव काम के लिए बचा हुआ है, उससे इंटरेस्ट रेट के ऊपर एक पॉजिटिव डाउनवर्ड इंपैक्ट हो सकता है। तो ये भी मॉनेटरी पॉलिसी के मैनेजमेंट में एक सहायक बन रही है। बिल्कुल। सुनील सुब्रमण्यम साहब, जिस तरीके से अलग अलग सेगमेंट में सरकार भी खर्च कर रही है, और हमने सुना कि प्राइवेट सेक्टर में भी एक वहां से पुश आ रहा है, तो आपका अनुमान क्या कहता है, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा वाइब्रेंट रहने वाला आने वाले दिनों में? देखिए, पहला मैं कहूंगा कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, यानी आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ऐसी चीजों की, क्योंकि एक के शेप्ड रिकवरी हुआ है जहां पे मैं बड़े बड़े घर, बड़े बड़े गाड़ियां बिक रही है, मगर छोटी गाड़ियां, टू व्हीलर, ये सब नहीं बिक रही थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे को ये फेस्टिवल सीजन से शायद एक बॉटम ऑफ द पिरामिड में, और अच्छे मानसून का भी असर इसमें आ सकता है, क्योंकि टू व्हीलर का डिमांड रूरल से ही आता है। तो अगर रूरल में मानसून अच्छी हुई, फसल अच्छी हुई और उधर कैश फ्लो बढ़ गया, तो टू व्हीलर का डिमांड भी बढ़ेगा। तो ये मेरे लिए एक मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर का पहले हाथ मैं देख रहा हूं। सेकेंड चीज है कि अभी ग्रीन शूट्स ही दिख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी एक्सपेंशन में, क्योंकि इंडिया का ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी 76%, यानी हमारे लॉन्ग टर्म एवरेज के करीबी है। हमने पिछली बार देखा है कि जब 80% पार होता है कैपेसिटी देश में यूटिलाइज, तभी प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में एक जोश आता है। ये हुआ था 2010-11 उस टाइम में। तो ऐसी स्थिति आने में मुझे थोड़ी वक्त लग रही है, मगर मार्केट ने अभी उनको बहुत डिस्काउंट कर दिया, इसलिए वैल्यूएशंस आज इंफ्रा, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में बहुत बढ़ गए हैं। और रिसेंट आंकड़े आईआईपी के नीचे आ गए, ये भी बता रहा है कि शायद अभी प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स आने वाले दिन में बढ़ेगा, बट उतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा। तो मेरे लिए वो दो चीज जो है, पहला कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आके मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाएगा, उसके बाद आपको शायद इंफ्रा साइकिल में, और ये खाली गवर्नमेंट की खर्च, बिकॉज गवर्नमेंट रोड बनाती है, एयरपोर्ट्स बनाती है, पोर्ट्स बनाती है, इसमें सीमेंट, स्टील, थोड़ा बहुत ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, इनका काम होता है। मगर जब प्राइवेट सेक्टर कैपेसिटी बढ़ाती है ना, तो एक ब्रॉडर कैपिटल गुड साइकिल के भी बढ़त आती है। इसलिए हमें इंतजार करना होगा एक सही तरीके से। प्राइवेट सेक्टर का अनाउंसमेंट बहुत है, बातचीत में हर कंपनी कह रही है कि मैं कैपेक्स के बारे में सोच रहा हूं, मगर ग्राउंड लेवल में अभी भी मैं उतने एक्शन नहीं देख रहा हूं। और मार्केट में यही एक थोड़ा सा डर है कि क्या वैल्यूएशन थोड़ी आगे बढ़ गए, इसलिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, सेक्टर रोटेशन उधर पे हो रहा है। तो मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर डबल इंजन ग्रोथ। बिल्कुल। उन्नीकृष्णन साहब, ये सुब्रमण्यम साहब, ये चिंता सिर्फ आपकी नहीं है, ये चिंता सरकार भी समय समय पर जाहिर कर चुकी है कि प्राइवेट सेक्टर अपना एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सरकार ही किए जा रही है। उन्नीकृष्णन साहब, ये शिकायत कितनी जायज है? आप लोग कब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे? प्राइवेट सेक्टर क्यों इतना उदासीन रहा है? उदासीन नहीं, अभी उदासीन था। क्या हो गया था, हमने
आप कोविड के पहले का देखना हाँ, चाहिए। अब नहीं है। अच्छा, एक साल पहले अपना धीमी चल रहा था पूरा इकोनॉमी, उसका बाद में कोविड आ गया तो डिमांड एकदम नीचे गिर गया। तो जो एक्सिस्टिंग कैपेसिटी था उसका यूटिलाइजेशन ही चल रहा था। पर जैसे अभी साहब ने पहले बोला, बहुत सारे सेक्टरों में आज के दिन में अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तक करीबन 80% पहुंच चुका है ऑलरेडी। तो उसका नया कैपेसिटी लगाना ही पड़ेगा। पिछले आप देखिएगा तो करीबन 4-5 साल से एक भी नया स्टील प्लांट नहीं आया। तो मेरे ख्याल से 4-5 बड़े-बड़े जो स्टील सेक्टर के बड़े लोग हैं हिंदुस्तान में, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनके सबके प्लान तैयार है, अभी ऑर्डर्स फाइनलाइज करना है। पावर सेक्टर में हमने कोल फायर्ड पावर प्लांट का ऑर्डर देके 8 साल हो गया। अभी 2032 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि हमको 80,000 नए थर्मल पावर प्लांट लगाना है। तो इतने ऑर्डर दे चुका है कि 14 बॉयलर का ऑर्डर दे दिया है अडानी ग्रुप ने, एनटीपीसी ने दिया है अनदर 10, बीएचईएल के पास अभी जगह नहीं है बनाने के लिए। तो ऐसा है कुछ एरिया में, लोगों को शायद मालूम नहीं रहेगा। सीमेंट में कंसोलिडेशन चल रहा था, अभी सब कैपेसिटी बढ़ाना चालू कर दिया। तो रिफाइनरी का एक्सपेंशन जो पहले प्लान किया था वो तो खत्म हो चुका है, तो अभी करना ही पड़ेगा। इतने आप लोग ऑटोमोबाइल खरीदेगा तो उसके लिए पेट्रोल कहां से आ जाएगा? तो ओवरऑल देयर इज गोइंग टू बी अ मेजर इन्वेस्टमेंट हैपनिंग एंड प्राइवेट इंडस्ट्री, प्लीज रिमेंबर, चाहिए करके कोई नहीं करेगा। जब मार्केट में डिमांड रहेगा, जब हमारा कैपेसिटी अगर लगाएगा, उसको से लिफ्ट होगा, उसमें से पैसा बना के बैंक को वापस दे पाएगा। सिर्फ ऐसे कंडीशन में हमारे लोग कैपेसिटी बढ़ाएगा। तो ऐसा वक्त आ चुका है आज का दिन में कि virtually every industry is currently operating between 70 to 80% capacity utilization. Some of them food processing has already crossed 90. इसलिए आपको दिखाई देगा एरिया में आपको इतना इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा। ये आपने काफी अच्छी खबर, अच्छा इंडिकेशन दिया कि इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर अब जो है काफ़ी ज़्यादा तैयार है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हायर लेवल पे जा चुका है और डिमांड अलग अलग जगह से वहाँ पे आ भी रहा है। अब आखिरी दौर में हम लोग पहुँच चुके अपनी चर्चा को। डीके चौधरी साहब, एक सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि अब तक हमने चर्चा की कि रिजर्व बैंक ने क्या किया, क्या करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को क्या करना चाहिए। अर्थव्यवस्था के इस मोड़ पर जो चुनौतियां रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जताई हैं और आपने भी अपनी चर्चा में कही, ऐसे मोड़ पे सरकार से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, इन्फ्लेशन फ्रंट पे, ग्रोथ के फ्रंट पे? देखिए, जहां तक ग्रोथ के फ्रंट पे उनको अभी कैपेसिटी जो एडिशन कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, वो कंटिन्यू रखना चाहिए थोड़े और समय के लिए। जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, ये फूड इन्फ्लेशन जो है ये आरबीआई नहीं नीचे ला सकता इसको, ये सिर्फ फिस्कल पॉलिसी के थ्रू और एग्रीकल्चर पॉलिसी के थ्रू लाई जा सकती है। तो अब आवश्यकता ये है कि हम फूड वेस्टेज को कम करें, कोल्ड चेन्स की तरफ स्पेंडिंग ज्यादा करें, वेदर रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाएं। तो ये सब चीजें करने से होगा कि सप्लाई सिचुएशन जो है वो ज्यादा मजबूत रहेगी और फूड में जो फ्लक्चुएशन देखी जाती है उसमें भी कमी आएगी। हमारे यहाँ बहुत सारा खाद्य पदार्थ बहुत वेस्ट होते हैं क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है उनके लिए। तो ये सब, इन चीजों को एड्रेस करने के लिए फिस्कल पॉलिसी की आवश्यकता है और एग्रीकल्चर पॉलिसी की आवश्यकता है। तो ये फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल सरकार के खेमे में ज्यादा पड़ता है, आरबीआई के डोमेन में नहीं आता है, खेमे में कम पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। भट्टाचार्य साहब, आपसे अगर संक्षिप्त में सवाल पूछूं कि ऐसे मोड़ पे सरकार से क्या कुछ अपेक्षा रखनी चाहिए, सरकार के खाते में कुछ आता कदम उठाना? देखिए, इस वक्त जो सरकार को करना चाहिए कि सरकार जो ग्रोथ इंजन को किस तरह से और भी शिथिल और भी सक्षम बना सके, इसके बारे में जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की जो स्टेप्स जो होती हैं वो करना चाहिए। जो बेसिक जो एक स्किलिंग का जो एक बहुत बड़ा एक योजना थी, उसको ठीक तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ केयर अगले 5 साल के लिए सोचकर उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही नहीं होता है। ग्रोथ होता है अगर आपके पास स्किल्ड एजुकेशन के जरिए से और हेल्थ केयर के इन्वेस्टमेंट से जो आप एक सक्षम, एक अच्छी एक मैन पावर आप क्रिएट कर सकें, वो भी एक बहुत बड़ी जरूरी है। और उसके साथ साथ किस तरह से हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को भी कॉम्पिटिटिव बना सके। और इस वक्त जो टैरिफ रिफॉर्म की जो एक बात हो रही है,
वो इंडस्ट्री शायद ज्यादा खुश ना हो, पर टैरिफ रिफॉर्म हमारी अर्थनीति की जो प्रतिस्पर्धिता जो है उसको बढ़ावा देती है। इसको देखते हुए मैं समझता हूँ लगता है सरकार जरूर इसके ऊपर ध्यान दे और अर्थनीति के जो पहिया जो है वो और से जोर से तेजी से चल सके। बिल्कुल बिल्कुल। एक मुद्दा जिस पे हमने चर्चा नहीं कर पाई क्योंकि समय काफ़ी कम था, वो था कि रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी के कामकाज पे भी काफ़ी सवाल उठाए हैं और कहा है कि खुद अपने आप को रेगुलेट कर लें वरना उन्हें कदम उठाना पड़ेगा। ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लोग अनबैंक्ड हैं, जहाँ तक बैंकिंग सुविधाएँ नहीं पहुँचती हैं, वहाँ बैंकिंग सुविधाएँ पहुँचाने का काम एनबीएफसी करता है। लेकिन कोई जोखिम लेकर के, फाइनेंशियल रिस्क लेकर ये कोई काम करे, ये आरबीआई को बतौर रेगुलेटर पसंद नहीं है। तो मुझे लगता है कि एनबीएफसी वाले भी इस चीज़ को समझेंगे। इस पे हम लोग कभी मौका लगेगा तो चर्चा करेंगे। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए। और जैसा कि आप लोगों ने उम्मीद जगाई है, दिसंबर हो या जनवरी, ब्याज दरों में कटौती होगी और हर कोई इसके इंतज़ार में होगा। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात जहाँ है कम से कम उतने ही पे बने रहे, इससे ज़्यादा ना बिगड़े। चलिए, सभी का शुक्रिया और उम्मीद करेंगे अगली पॉलिसी में क्या कुछ होता है इस पर फिर से चर्चा करेंगे आगे चलकर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।